प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों आप मुझे लेट्स क्रैक बीए चैनल पर देख पा रहे हैं। मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ आपके इस पढ़ाई के क्षेत्र में, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनका जो है हल, समाधान शीघ्र किया जाए और इस प्रकार से किया जाए कि आपको जो है उसका लाभ भी प्राप्त हो। इसी क्रम में मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया था, जो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहा होगा। मैंने उसका भाग 1 अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, लेट्स बी क्रैक बीए नामक चैनल पर, और बाकी का भाग जो है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम चर्चा कर रहे हैं ध्रुव स्वामिनी के विषय में। ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो कि बीए प्रथम वर्ष का मूल पाठ के रूप में उभर कर आता है, उसका अध्ययन हमें करना है। और उसका अध्ययन हमें इस प्रकार से, इतनी गूढ़ता से करना है कि उसके हर एक पात्रों का चरित्रण करने का यद्यपि प्रश्न बने कि हमें अनेक पात्रों का, उनमें जो भी सम्मिलित पात्र हैं, उन सबका जो है चरित्रण हमें करना हो, तो हम बड़ी ही आसानी, बड़ी ही सुगमता, बड़ी ही सरलता के साथ वह कर सकें। प्रिय मित्रों, इसी क्रम में मैंने भाग 1 बना दिया था, जहाँ तक मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि ध्रुव स्वामिनी जो होती है वह नाटक की नायिका होती है, उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। और ध्रुव स्वामिनी जो है वह चंद्रगुप्त जो होते हैं उनकी प्रेमिका होती है, और रामगुप्त से उसकी जो है शादी हो जाती है, जो कि उसकी अनिच्छा से होती है। प्रिय मित्रों, इस संदर्भ में और आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे और यह समझेंगे कि जब शकों द्वारा राज्य को घेरा गया, और राज्य को घेरे जाने के बाद शकों ने यह कहा कि मुझे कुछ चाहिए तुमसे संधि के लिए। उन्होंने कुछ शर्तें रखी और उन शर्तों का पालन करने के लिए जो है शकराज ने अपने जो मंत्री था उसके हाथों जो है वो भिजवाया, एक संधि पत्र भिजवाया। आगे समझते हैं उसके बाद क्या हुआ। रामगुप्त कहता है, जब होता यह है कि रामगुप्त को इस पत्र का पता चलता है, और पत्र को पढ़ के शिखर स्वामी, जो कि रामगुप्त का जो है मंत्री होता है, वो बताता है कि यही शर्त है। तो रामगुप्त कहता है कि रामगुप्त सशंक यानी शंका के साथ कहता है, कह दूं सोचा तो है, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे। दरअसल बात यह है कि रामगुप्त यह कहता हुआ स्पष्ट नजर आता है, रामगुप्त यह कहता हुआ स्पष्ट नजर आता है कि वह उस भाव से, उसमें जो लिखा हुआ है उस चीज से, वो उसके लिए वो प्रतिकूल नहीं थी, वो उसके लिए अनुकूल थी, और वो उस दशा को मानने के लिए तैयार है, राजी है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो उसने यह कहा कि यद्यपि तुम लोग जो है उसका समर्थन करो, तो मैंने जो सोचा है इस घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में जो मैंने निर्णय लिया है, उसको मैं आपके लोगों के समक्ष रखूं। शिखर स्वामी कहता है, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। ठीक है, सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। ठीक है, नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को, इतना जैसे ही कहता है शिखर स्वामी, तुरंत जो है रामगुप्त बात को उसके काट देता है। अर्थात शिखर स्वामी यह कहना चाहता है कि मैंने ही बात काट कर, मैंने ही जो है उनका राजा का समर्थन करते हुए, आर्य समुद्रगुप्त का समर्थन करते हुए आपको राज्य दिलवाया था, जो कि आप अभी फिलहाल राजा हैं। बात काट देता है रामगुप्त।
और कहता है वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य होगा। ठीक है, कहता है कि वो तो मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे राज्य दिलाया, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर ये क्या है। ठीक है, यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। कहता है कि मेरी जो ये विजय की यात्रा है इसका कोई ना कोई तो गुप्त उद्देश्य होगा ही। ठीक है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है, उसके सफल होने के भी जो चांसेस हैं, जैसे अंग्रेजी में कह सकते हैं चांसेस हैं, जो वो भी अधिकाधिक दिखाई दे रहे हैं, अधिकाधिक हो रहे हैं, डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा साहस होना चाहिए, ये कहता है कि थोड़ा सा साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए थोड़ी सी, और जो मैंने सोचा है वो पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शिखर स्वामी जो है पूछता है वो क्या। ठीक है, तो रामगुप्त कहता है सकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। यानी शक के जो दूत है वो जो कुछ भी संधि का जो प्रमाण रख रहा हो, संधि के लिए जो भी वो प्रस्ताव रख रहा हो, उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितने विरोधी प्रकृति के हैं उस सब को हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। ठीक है, ये कौन कह रहा है? तो यह कह रहा है रामगुप्त। रामगुप्त कह रहा है कि उनकी जो है बातों को मान लेना चाहिए, उनके प्रस्ताव को मान लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ हम तुम्हारी बातों से असहमत हैं, हम तुम्हारी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था रामगुप्त। आपने रामगुप्त के जीवन चरित्र को समझ ही लिया है कि रामगुप्त किस प्रकार से भीरू और स्त्री लोलुप किस्म का व्यक्ति है, और उसे नृत्य और नृत्यांगनाएं अत्यंत पसंद हैं, और ऐसे जुआ और तरह तरह की भांति की क्रीड़ाएं करना, मदिरा पीना, ये सब उसे जो है बहुत ज़्यादा प्रिय, अत्यधिक प्रिय है। आइए समझते हैं। शिखर स्वामी ने कहा भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, शिखर स्वामी समझदार है, तो उसने कहा कि अगर भविष्य के लिए यह अच्छा हो भी सकता है, पर वर्तमान समय में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रामगुप्त हंसकर तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता चला? हंसकर जो है ठहाका मारकर उपहास करके कहता है कि तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि जो है किस समय काम देगी। ठीक है, यह समझती है, समझाता है रामगुप्त, और कहता है हाँ चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता चला। यानी वो यह जानना चाह रहा है, उसके हृदय में यह लालसा है कि चंद्रगुप्त के मनोभाव जो ध्रुव स्वामिनी के प्रति हैं वो किस प्रकार से हैं। उसके मनोभाव का कुछ पता चला कि वो ध्रुव स्वामिनी से अभी प्रेम करता है या नहीं करता है। इतनी बड़ी संकट की घड़ी है, चारों तरफ से जो है, दोनों तरफ से जो है शिविर घिरा हुआ है, शकों द्वारा घेरा जा चुका है। इसे उसकी चिंता नहीं है, इसे ध्रुव स्वामी के और चंद्रगुप्त के बीच के प्रेम की चिंता है। यह चिंता है कि दोनों एक दूसरे से अलग है, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जो है असहमत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। शिखर स्वामी इस प्रश्न का उत्तर देता है कोई नई बात तो नहीं है। ठीक है, आगे रामगुप्त कहता है मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। ठीक है, कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे अंतःपुर यानी अंदर ही, ठीक है, अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। और फिर उसके बाद श्वास लेकर कहता है ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है, जागृत हो रही है। ठीक है,
आगे शिखर स्वामी कहता है, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। शिखर स्वामी, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो है उसका बुद्धि अत्यंत तीव्र है, अत्यंत उज्जवल है, तो वो जो है उसको समझाता है और कहता है कि इस समय इन सब बातों का जो है पर चर्चा करना आवश्यक नहीं, लाभकारक नहीं। इन सब चीज़ों से जो है हमारी हानि होगी। हमें इस समय वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि प्रबल पक्ष हम जैसे दुर्बल पक्ष को संधि के लिए पत्र क्यों भेज रहा है। वस्तुतः होता यह है कि जब दोनों ही प्रबल पक्ष हों तब एक दूसरे को जो है संधि पत्र भेजते हैं, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। दुर्बल पक्ष जो है जो प्रबल पक्ष है वो दुर्बल पक्ष को संधि पत्र भेज रहा है। रामगुद विचित्र चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है। भीतर और बाहर के सभी शत्रु एक ही चाल में परास्त हों तो चलो। ठीक है, रामगुप्त इनसे कहता है शिखर स्वामी से कि चाहे विचित्र हो चाहे सचित्र हो, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता यानी तुम्हारी जो है राजनीतिज्ञता इसी में है कि तुम भीतर और बाहर दोनों तरह के शत्रुओं को एक ही चाल में समाप्त कर दो। ठीक है, और चलो। फिर उसके बाद दोनों का प्रस्थान हो जाता है। हमने आपको बताया ही था कि एक दासी होती है जिसका मंदाकिनी नाम होता है, तो उसका सशंक भाव से प्रवेश होता है और जो है चारों ओर देखकर वह बोलती है, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। ठीक है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। फिर कुछ सोचने लग जाती है। इतना कहने के बाद फिर कहते, कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है। ठीक है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव से भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त कपटाचारी रामगुप्त जी करता है इस कुलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत मैं अपने को छिपा लूं, पर मंदा तुझे विधाता ने क्यों बनाया, सोचने लग जाती है। और नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। ये जो है मंदा ये कहती है कि मैं जो है सोचती हूँ कि गूंगी के अभिनय से महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, यानी महादेवी के हृदय में जो भी आवरण था, जो भी छिपा हुआ रहस्य था, वो स्पष्ट हुआ है। और जो है वह यह पता चला है कि जो है थोड़ा स्निग्ध भाव जो है कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता है, यानी थोड़ा सा भी स्निग्ध भाव यद्यपि वो रखती हैं कुमार के लिए, तो वह कुमार के लिए जो है कम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, और फिर ये सोचती है कि ये इस बात से जरूर कुमार चंद्रगुप्त को सूचित किया जाना चाहिए कि शकों द्वारा हम घेरे जा चुके हैं, इस प्रकार की दशा है। और ये सब कहती हुई फिर उसके बाद ये कहती है कि मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। ठीक है, और न्याय का दुर्बल पक्ष यानी न्याय का जो पक्ष है वो दुर्बल है, उसको ग्रहण करना होगा। और गाते हुए जाती है यह, कशक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरे अस्तित्व बता रह जा। ठीक है, आगे देखते हैं। बन प्रेम छलक कोने कोने अपने नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। अब ये भी अगर स्टेंजा आ सकता है तो स्टेंजा का आप समझ ही
बताऊंगे ये स्टेंजा कहाँ का है, तो ये स्टेंजा ध्रुव स्वामिनी का है। किसके मुख से कहा गया है, आपने ये भी स्पष्ट रूप से समझ लिया है। आगे समझते हैं हम। और यह कहती हुई जाती है, ध्रुव स्वामिनी युग का जो है उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश होता है, और पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चमर लिए आती है। चमर का मतलब समझ रहे हैं, हैंड फैन जो होता है ना, पंखा। तो उस समय जो है चमर होता था, वो बड़ा बड़ा होता था, हाथ से चलाया जाने वाला, तो उसी को चमर कहते थे। और ठीक है, ध्रुव स्वामिनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर जो है उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है, और चरमश धारणी चमर चलाने लगती है। यानी जो चमर लिए हुए रहती है वो चमर चलाने लगती है, हवा करने लगती है। और जो है वो ध्रुव स्वामिनी जो है एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगलियां रखकर कुछ सोचने लगती है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से कहती है, हाँ, क्या क्या कहा शिखर स्वामी, कुछ कहना चाहते हैं, कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। ठीक है, आगे परिचारिका कहती है, जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊं कि अमात्य से कल महादेवी बातें करेंगी। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। ठीक है, हाँ, यह तो बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है, पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। तो ये जो है इनको नियम नहीं पता है कि तुम्हारे राजकुल में किस प्रकार के नियम हैं, कि पहले अमात्य से बात करो फिर उसके बाद राजा से भेंट करो। तो जो है इन्हें यही पता है। तो परिचारिका जो होती है वो दांतों से जीभ दबाकर कहती है, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। ठीक है, यह युद्ध शिविर है। कहती है, यह युद्ध शिविर है ना। जो ध्रुव स्वामिनी होती है वह ध्रुव स्वामिनी की परिचारिका जो होती है वो कहती है कि यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टाकर को जो है अवसर ना मिला होगा महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। ठीक है, कह रही है कि परम भट्टाकर को जो है अवसर ना मिला होगा, आपको संदेह नहीं करना चाहिए, ये युद्ध शिविर नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, मैं महादेवी ही हूँ ना, यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूँ। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं जो है चंद्रगुप्त को बुलवा दो, और रामगुप्त यानी जो अमात्य जिन्हें कह रही हैं, रामगुप्त के साथ भी बैठकर मैं परिचर्चा कर लूँ, दोनों के साथ एक साथ परिचर्चा कर लूँ, दोनों से एक विषय में बात कर लूँ। परिचारिका कहती है, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है, और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बौने, कुबड़े और हिजड़े के का प्रवेश होता है, 3 लोगों का प्रवेश होता है, बौने, कुबड़े और हिजड़े का। ठीक है, जो है इन 3 लोगों का प्रवेश होता है। और जो है आगे समझते हैं। हिजड़ा जो कुबड़ा पहले बोलता है, युद्ध भयानक युद्ध, कहता है युद्ध भयानक युद्ध। ठीक है, उसके बाद बौना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र, पूछता है कुबड़े से। ठीक है, हिजड़ा, बहनों यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। ठीक है, आगे बौना जो है कुबड़े से सुनता है, रे तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। ठीक है, बौना जो है कुबड़े से कहता है कि तू जो है अपना दिग्विजय जो है इधर कर दे, और मैं कुबेर पर चढ़ाई करूँगा दिग्विजय करने के लिए। ठीक है, उसकी कुबड़ को दबाता है, और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है, बौना एक मूर्छल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। एक मूर्छल लेकर
बौना जो होता है वो तलवार की तरह घुमाने लग जाता है। और जो है ये सभी लोग एक युद्ध के विषय में, एक युद्ध की जो है नाटक के रूप में एक युद्ध कर रहे होते हैं महादेवी के समक्ष। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नलकूबर की बध, दिग्विजयी वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना, मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए हैं। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं? हिजड़ा जो है व्यंग करता हुआ कहता है कि अरे यह तो मैं हूँ, नलकूबर की बध, ठीक है, दिग्विजयी वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? ठीक है, लौट जाओ, कल आना, मेरे ससुर और राजपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के विसार से अभी नहीं आए। ठीक है, बौना मूर्छल से पटा घुमाता हुआ कहता है, नहीं, आज ही युद्ध होगा, तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही हैं। ठीक है, कुबड़ तुम्हारे नीचे हैं, तब मैं कैसे मान लूं कि जो है तुम ना तो नल कुबड़ हो और ना कुबेर, तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा ना खाऊंगा। ठीक है, कहता है, और तुम पुरुष हो, युद्ध करो। बौना कहता है हिजड़े से कि तुम पुरुष हो, तुम युद्ध करो, तुम स्त्री नहीं हो, मैं तुम्हारे वस्त्रों से धोखा नहीं खाऊंगा। तुमने वस्त्र भले ही स्त्री के पहन रखे हों, पर तुम पुरुष हो, स्त्री नहीं हो, जो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूं। ठीक है, दासी के साथ शिखर स्वामी का तुरंत प्रवेश हो जाता है। यानी हिजड़ा जो है मटकते हुए ये कह ही रहा होता है कि मैं स्त्री हूँ, मुझसे कोई ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूं। उसी समय दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश होता है। शिखर स्वामी महादेवी की जय हो। ठीक है, दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए जो है कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश होता है। यानी एक युवती दासी के कंधे का सहारा लिए रामगुप्त का प्रवेश होता है और मदिरा के नशे में वो होता है। मुस्कुराता हुआ बौने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती हैं और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। ठीक है, रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से महादेवी की जय हो। यानी जिस प्रकार से शराबी जब शराब पी लेता है तो व्यवहार करता है, उसी प्रकार से भर्राए हुए कंठ से उसने भी कहा महादेवी की जय हो। ठीक है, और जो है ध्रुव स्वामी, स्वागत महाराज। और रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। ठीक है, जो शिखर स्वामी होता है और रामगुप्त के इस ध्रुव स्वामी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर जो है चकित हो जाता है और चकित होके जो है कहता है कि यह किस प्रकार से हो गया। सिर खुजलाना यहाँ एक मुहावरा है, वो सिर नहीं खुजलाने लगे थे, जुए नहीं पड़े हुए हैं। अच्छा, कुबड़ा, दुहाई राजा धीराज की, हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा, ना तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और ना तो यह बौना मुझे विजय ही कर लेता है। ठीक है, कुबड़ा जो है वो कहता है, दुहाई हो राजा धीराज की, हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा, ना तो यह नलकुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और ना तो यह बौना मुझे विजय ही कर लेता है। ठीक है, रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? ठीक है, तो ये जो है रामगुप्त को बड़ा आनंद आता है और ये हंसते हुए कहता है कि यहाँ दिग्विजय का जो है वो नाटक खेला जा रहा है। बौना अकड़ कर, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। वामन जो हैं, वामन भगवान, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार बलि पर विजय प्राप्त की थी उसकी गाथा, 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कुबड़
सीधा कर सकता हूँ। कौन कहता है? बौना कहता है। बौना आकड़ कर कहता है कि जिस प्रकार से वामन भगवान ने जो है सृष्टि को ही 3 पैरों में 3 डगों में नाप लिया था, उसी प्रकार मैं जो है इस कुबड़े का जो है कुबड़ 3 पैर में ठीक कर सकता हूँ। 3 पैर मारने के बाद मैं इसका कुबड़ सही कर दूंगा। रामगुप्त जो है कुबड़ा लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाएगा। कहता है कि लगा दे, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाएगा। हिजड़ा, देखो जी मैं नल कुबर की बधू इस पर बैठी हूँ। ठीक है, हिजड़ा कहता है बौना झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। ठीक है, व्यंग कसते हुए रामगुप्त पर। और हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। ठीक है, बौना तुम नलकुबर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ। ठीक है, ठीक होगा ना, कदाचित यह धर्म के विरुद्ध ना होगा। ठीक है, बौना जो है वो कहता है कि तुम कुबड़ की जो है स्त्री हो और मैं अपनी विजय का उपहार समझकर तुम्हारा हरण कर लूँगा, और ये ठीक होगा, कदाचित ये धर्म विरुद्ध नहीं होगा। ठीक है, रामगुप्त ठहाका मारकर हंसने लगता है। द्रुपदानी को क्रोध से अकड़कर निकालो, अभी निकालो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती हैं। शिखर के संकेत करने पर वे हिजड़े, बौने और कुबड़े तीनों भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुन तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुवस्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है रामगुप्त। ठीक है, और अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना। पात्र लेकर पीता है। ठीक है, शराब यानी मदिरा का पात्र लेकर पीने लगता है और यह बात कहता है, शिखर स्वामी देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। ठीक है, अब रामगुप्त जो है वो कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, वह बर्बर सकराज क्या चाहता है, मैं आक्रमण ना करूं, इतना ही तो, जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। युद्ध से खुद डर रहा है, पर यह कह रहा है कि वह बर्बर सकराज नहीं चाह रहा है युद्ध करना। ठीक है, सारा जो है वो उसके माथे पर ढकेल रहा है। शिखर स्वामी वह और भी कुछ चाहता है। ठीक है, तो रामगुप्त, क्या वह कुछ सहायता भी मांग रहा है? ठीक है, ये कहता है रामगुप्त। और शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। ठीक है, अशिष्ट यानी जो शिष्ट ना हो, अशिष्ट हो। ठीक है, वह याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनाना ही पड़ा। वह कहता था कि सकराज से महादेवी ध्रुवस्वामिनी का रुक जाता है। रुककर ध्रुवस्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुवस्वामिनी सिर हिलाकर आज्ञा देती हैं कि उसने कहा है कि ध्रुवस्वामिनी का विवाह संबंध स्थिर हो चुका है। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्तकुल में भेज दिया है, इसलिए महादेवी को वह। अच्छा, रामगुप्त यहीं से बात काट देता है। कहता है रामगुप्त जो है वो कहता है, क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की सुंदर सुंदर स्त्रियों को मांगता है। ठीक है,
रामगुप्त श्वास लेकर, ठीक है, जब उसको उसके पास सामंत हैं तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, एक क्या सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकराज से इनका संबंध स्थिर कर लिया था, ठीक है। रामगुप्त कहता है, शिखर स्वामी कहता है, यह तो मुझे मालूम नहीं। ध्रुव स्वामी रोज से फूलती हुई टहलने लगती हैं। रामगुप्त, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हूँ महाराज। ठीक, और किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है? क्या स्त्रियों के आदान प्रदान से ही बढ़ा है? रामगुप्त छेप कर हंसता हुआ, है। बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मर कर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त तो दूसरा कोई उपाय नहीं है? तब तो महादेवी से पूछिए। ठीक है, कहता है कि यद्यपि प्राण देने के अलावा अगर कोई दूसरा चारा नहीं है तब महादेवी से ही पूछिए कि क्या किया जाए। ठीक है, तो ध्रुव स्वामी तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबड़े बोनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्नि देवी के सामने की है। ठीक है, ध्रुव स्वामी कहती है, रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ठीक है, ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? ठीक है, रामगुप्त क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना की होगी। मैं तो उस दिन द्रक्षाशव सर में डुबकी लगा रहा था। पुरोहित ने न जाने क्या क्या पढ़ दिया होगा। उन सब बातों का बोझ सिर हिलाकर कदापि कदापि नहीं। ठीक है, कहता है कि मैं तो उस समय जो है द्रक्षाशव में सर में डुबकी लगा रहा था। ठीक है, और जो है पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ दिया वो तो मुझे पता भी नहीं, और मैं उन सब सारी चीज़ों का बोझ जो है अपने सर पर लेकर नहीं दौड़ूंगा, नहीं चलूंगा। ठीक है, फिर स्वामी निसहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। तो शिखर स्वामी जो है, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित संपत्ति देना ही मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय होगा। यद्यपि अंतिम उपाय है तो अंतिम उपाय है केवल राज्य विसर्जन, और यद्यपि किसी एक व्यक्ति को देकर राज्य को संभाला जा सकता है तो वह किया जाना चाहिए। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। ठीक है, ये कहता है रामगुप्त। ठीक है, और फिर उसके बाद ध्रुव स्वामी, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया? ठीक है, ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, और वो जो है अत्यंत क्रोधातुर होकर इस बात को कहती हैं कि तुमने जो है कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, किसी गलत व्यक्ति को जो है सिंहासन पर तो नहीं बैठा दिया। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, और हमने यहाँ तक कवर कर लिया है कि ध्रुव स्वामिनी को सकराज जो है वो मांग रहा है, और सकराज जो है ध्रुव स्वामिनी का जो है पूर्वत में जो है उनके पिता द्वारा, ध्रुव स्वामिनी के पिता द्वारा यह रखा गया था, यह जो है स्पष्ट किया गया था कि ध्रुव स्वामिनी जो है उनकी शादी जो है उससे सकराज से होगी, पर किसी कारणवश जो है नहीं हो पाई और रामगुप्त से हो गई। ये चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी और शादी रामगुप्त से इनकी हो गई। ये तरह तरह की जो है बेड़ियों से घूमती हुई एक जगह से एक स्थान घूमती
घूमती हुई दूसरे और तीसरे स्थान पर ये जाकर पहुंच गई। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे प्रथम अंक और द्वितीय अंक को हम प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें सूचित करना ना भूलिएगा कि वीडियो आपको किस प्रकार से लाभप्रद रही या ना रही, किस प्रकार की लगी। इन सारी चीज़ों को आप हमें बताने का प्रयास करेंगे, मैं आशा करता हूँ।